नमस्कार। जीकेजीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज एक करंट स्पेशल टॉपिक जिस पर बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। पटना हाईकोर्ट यानी पटना उच्च न्यायालय ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार सरकार के उस कानून को जिसके द्वारा 2023 ईस्वी में 65% आरक्षण सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण दिया गया था, उसको निरस्त कर दिया है। पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 ईस्वी को अपने फैसले में 65% बिहार सरकार के द्वारा दिए जाने वाले आरक्षण को निरस्त कर दिया है। इसको असंवैधानिक और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध करार देते हुए रद्द कर दिया। 2023 ईस्वी में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना करवाया और इस जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर रिजर्वेशन की सीमा को 50% से बढ़ाते हुए 65% कर दिया, 65%। इसको चुनौती दिया गया था पटना उच्च न्यायालय में, जिसको पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। तो देखिए, संविधान के 3 अनुच्छेद का उल्लंघन कैसे नीतीश का बिहार आरक्षण कानून हाईकोर्ट में फेल हो गया। हाईकोर्ट ने 3 अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स का 14, 15 और 16 का उल्लंघन मानते हुए साथ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इंदिरा साहनी मुकदमे के निर्णय के विरुद्ध मानते हुए इसको रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने इस कानून के संविधान के 3 अनुच्छेदों का उल्लंघन पाया है। जो 3 अनुच्छेद है वो 14 है, 15 है और 16 है। तीनों अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स का मौजूद है। अब जो 2023 में जाति आधारित जनगणना हुए थे, जिसमें कि रिपोर्ट जो आया था अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये सब में वो जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण था, एडमिशन में आरक्षण था सरकारी स्कूल कॉलेजों में, उसको बढ़ा करके 65% करने वाले बिहार आरक्षण कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द करके सीएम नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दे दिया। हालांकि अब नीतीश कुमार महागठबंधन से निकल करके एनडीए में शामिल है। संविधान के 3 अनुच्छेदों का उल्लंघन बताकर
चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज अमेंडमेंट एक्ट 2023 और द बिहार इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन एक्ट 2023 को निरस्त कर दिया है। दो कानून था, एक सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा को 65% करने के लिए, दूसरा सरकारी शिक्षण संस्थान में एडमिशन के रिजर्वेशन को 65% करने के लिए। दोनों कानून को पटना हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने निरस्त कर दिया। और उस समय नीतीश जब आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन सरकार चला रहे थे, तब जाति आधारित सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2023 में आरक्षण सीमा 50% से बढ़ा के 65% करने का कानून लागू हुआ था। अब जो कानून को 65% रिजर्वेशन वाले कानून को चुनौती दिया गया था, उस चुनौती का आधार था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। मुख्य रूप से पटना हाईकोर्ट से बिहार आरक्षण कानून रद्द, नीतीश ने ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी कोटा 65% कर दिया था। बिहार आरक्षण कानून को, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कानून को इंदिरा साहनी जजमेंट के आधार पर ही पटना हाईकोर्ट में कई संगठन और लोगों ने चुनौती दी थी। पटना इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का यह जजमेंट था कि आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% हो सकती है, इससे अधिक नहीं। और द सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी जजमेंट को ही आधार बना करके नीतीश जी के 65% आरक्षण की सीमा को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देखिए 11 मार्च को सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन निर्णय को, फैसला को सुरक्षित रख लिया, जिस पर 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, जिसे गुरुवार 20 जून को सुनाया गया। हाईकोर्ट के फैसले में इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करने वाला कानून बताया है। अब जानना है कि आखिर 14, 15 और 16 जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है वो क्या है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है और कानून सबके लिए एक है। लेकिन इसी का एक्सेप्शन है 15 और 16 में, जिसके द्वारा आरक्षण दे दिया गया। तो अनुच्छेद 14 या आर्टिकल समानता के अधिकार की गारंटी देता है। कानून के समक्ष समता कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने समता या भारत में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। किसी भी तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन है 14 के अनुसार। लेकिन इसी संविधान का आर्टिकल 15 और 16, लेकिन आर्टिकल 15 और 16 में आरक्षण जैसे उपाय का रास्ता खोला गया, इसीलिए आरक्षण संवैधानिक रूप से सही माना गया। अनुच्छेद 15 ये है, इसमें 5 गो वर्ड है: धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस आर्टिकल से यह मौलिक अधिकार निकलता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहां होगा वंश।
इसी अनुच्छेद की अलग अलग धाराओं के जरिए सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति की उन्नति के लिए स्पेशल प्रावधान करने की ताकत मिलती है। इसी अनुच्छेद का जो अलग अलग धारा है अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 15 सब क्लाउज 4 है, ये कहता है कि राज्य या सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है और इसी के तहत रिजर्वेशन दिया गया। पहले दलित और आदिवासी यानी एसटी, बाद में ओबीसी और हाल में आर्थिक कमजोर वर्ग, जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण का अधिकार यही है 15(4) के तहत। 16 देखिए, यह है अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का अवसर प्रदान किया जाएगा, किसी को भी अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल बताता है कि सरकारी नौकरी और नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई नागरिक धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर सरकारी नौकरी या नियुक्ति के ना तो अपात्र होगा और ना उससे भेदभाव किया जाएगा। सभी लोगों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। फिर इसी अनुच्छेद के सब क्लाउज में अलग अलग धाराओं के जरिए एससी, एसटी, ओबीसी और अनारक्षित के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16 के कुछ सब आर्टिकल के द्वारा, साथ में आगे अनुच्छेद 46 के द्वारा भी समाज के कमजोर वर्गों को रिजर्वेशन देने की व्यवस्था संवैधानिक रूप से की गई थी। लेकिन ये मामला तब चर्चा में आया भारत में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान कर दिया गया और जिससे रिजर्वेशन का प्रतिशत 49.5 49.5% हो गया एससी, एसटी और ओबीसी को जोड़ के। और ओबीसी को दिए गए इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मुकदमे में। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ के द्वारा 1992 में फैसला दिया गया कि किसी भी सूरत में आरक्षण 50% के पार नहीं जा सकता और यही आधार बनाया हाईकोर्ट। ये मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था इंदिरा साहनी के मुकदमे में कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है। हालांकि देखिए, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए इस परसेंट से ऊपर 10% आरक्षण कर दिया। जो सवर्ण लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण दिया गया, इससे आरक्षण की सीमा 50 से ऊपर हो गई। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 3-2 के फैसले से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया और दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का 10% आरक्षण कोटा मिलाकर बिहार में आरक्षण 65+10 यानी 75% तक पहुंच गया था। 65% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस, तो आरक्षण हो गया था बिहार में 75%। और इसी को इंदिरा साहनी के जजमेंट को ही आधार मान के पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि बिहार सरकार के पास क्या विकल्प, जब आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।
तो दो विकल्प, पहला विकल्प न्यायिक है कि पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाए, और अगर ये सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को ही बरकरार रखता है तो फिर आगे क्या रास्ता है? तो एक रास्ता मौजूद है, हालांकि वो रास्ता भी अब सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ चुका है, और वह है नवी अनुसूची संविधान का। क्योंकि अभी नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हैं और एनडीए की केंद्र में सरकार है, और केंद्र सरकार के गठन में नीतीश कुमार की जदयू पार्टी की बड़ी भूमिका है। इसीलिए एक विकल्प तो सुप्रीम कोर्ट है, और अगर वहां से राहत नहीं मिला तो दूसरा विकल्प फिर केंद्र सरकार और नवी अनुसूची है। क्या है नौवीं अनुसूची जिससे बिहार के आरक्षण को मिलेगा सुरक्षा कवच? नीतीश सरकार की मांग। क्यों? क्योंकि अंतिम विकल्प यही हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद। संविधान की नौवीं अनुसूची में यह प्रोविजन किया गया है कि नौवीं अनुसूची के में डाले गए कानून को न्यायालय जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है, न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकती है। नतीजा, अगर ये कानून को नवी अनुसूची में डाल दिया गया, शामिल कर दिया गया, तो आरक्षण लागू रह सकता है, वो भी रह सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अब जजमेंट है कि नवी अनुसूची भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में। लेकिन अब अंतिम विकल्प यही रह जाएगा सुप्रीम कोर्ट के बाद। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने 1992 में इंदिरा साहनी केस में फैसला दिया था कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% पार नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, इसका एक्सेप्शन है, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, जिस कानून को संविधान के 76वें संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। ठीक है, ये 9वीं अनुसूची लाया गया था पहला संविधान संशोधन से, पहला संशोधन से जोड़ा गया था 9वीं, जिसको कि न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और जब तमिलनाडु के 69% खतरा पर, रिजर्वेशन पर खतरा मंडराया, तो सरकार तमिलनाडु की केंद्र से रिक्वेस्ट की कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जिससे तमिलनाडु में 69% आरक्षण अभी भी लागू है। और तमिलनाडु में जो ये व्यवस्था किया गया वो 76 संविधान संशोधन के द्वारा तमिलनाडु के 69% को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। संविधान की 9वीं अनुसूची में आज की तारीख में देखिए कुल 284 कानून डाला हुआ है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ ने अब जजमेंट दे दिया है कि 9 शेड्यूल भी रिव्यू के योग्य है। आज के इस स्पेशल क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।